Goal, nation's leading institute. Hello students, we are going to discuss the inorganic question of AITS Mean Test 10, which was held on 28 December 2024. We will discuss the inorganic question of this examination. Question number first जो inorganic का है, that is question number 51. Which one of the following does not give borax bead test? इसमें से बोरेक्स बीट टेस्ट कौन नहीं देता है? तो देखो, ये ड्राई टेस्ट में आता है, ड्राई टेस्ट ऑफ कैटायन। ड्राई टेस्ट ऑफ कैटायन में हमको फ्लेम टेस्ट पढ़ना होता है, हमको बोरेक्स बीड पढ़ना है। बोरेक्स बीड इसका फुल फॉर्म होता है, एक फॉस्फेट बीड भी है, लेकिन बोरेक्स बीड हमको जनरली पढ़ना है। और एक होता है चारकोल कैविटी टेस्ट, चारकोल कैविटी टेस्ट, और इसको एक और भाषा में बोला जाता है कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट। कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट। फ्लेम टेस्ट एस ब्लॉक के लिए जनरली किया जाता है, कुछ हद तक पी ब्लॉक के लिए। बोरेक्स बीट टेस्ट डी ब्लॉक के लिए किया जाता है। और ये दोनों के समस्या को उलझाता है, दोनों के समस्या को समाधान करता है चारकोल कैविटी या कोबाल्ट नाइट्रेट चारकोल कैविटी टेस्ट। ये एस ब्लॉक के लिए भी दे सकता है, डी ब्लॉक के लिए भी दे सकता है। तो दोनों में जैसे बाय द वे कुछ ऐसे होंगे जो एस ब्लॉक में अलग नहीं हो पाएंगे, फ्लेम टेस्ट में कुछ एस ब्लॉक के नहीं अलग हो पाएंगे, कुछ डी ब्लॉक के हैं जो बोरेक्स बीट से अलग नहीं हो पाएंगे। तो चारकोल कैविटी है कि दोनों को सेपरेट कर देता है, एस ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के हैं। ठीक है, तो दोनों को समाधान करता है। तो बोरेक्स बीट टेस्ट कौन देते हैं? सिर्फ डी ब्लॉक वाले। पी ब्लॉक वाले बोरेक्स बीट नहीं देंगे, एस ब्लॉक वाले बोरेक्स बीट नहीं देंगे। बोरेक्स बीट टेस्ट इज गिवन ओनली बाय द डी ब्लॉक कैटायन। तो Pb+2 यही नहीं देगा, ये देगा, सही है। ए भी देते हैं, आयरन ये भी देंगे, सारे डी ब्लॉक के सारे देंगे, तीनों देंगे। कौन नहीं देंगे? लेड नहीं देगा। तो 51 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 53 नंबर, Which of the following order is incorrect as per the property indicated? ठीक है, इसका आयनिक रेडियाई देखो, Li+ और Mg+2 में Li+ बड़ा होता है, लिथियम और Mg में Mg बड़ा होता है, लेकिन Li+ और Mg+2 में बड़ा हो जाता है। इसका आयोनिक पोटेंशियल रीजन होता है, आयोनिक पोटेंशियल इसका रीजन होता है। ठीक है ना, चार्ज अपॉन साइज रेशियो इसको बोलते हैं, फाई चार्ज अपॉन साइज का रेशियो होता है। लिथियम बड़ा होता है, मैग्नीशियम छोटा, मैग्नीशियम+2 छोटा हो जाता है। और मैग्नीशियम+2 एल्युमिनियम में कौन बड़ा? ये तो आपको दिख रहा होगा, मैग्नीशियम। दोनों के दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता है, साइज छोटा होता है, इसलिए मैग्नीशियम+2 बड़ा, एल्युमिनियम+3 छोटा। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी का ऑर्डर सही है। इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी इसमें निगेटिव में बात किया होगा, एक बात को याद रखिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी निगेटिव में लिया जा रहा है। तो निगेटिव में ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन का कम होता है, सल्फर का ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। क्यों? ऑक्सीजन का साइज छोटा, इलेक्ट्रॉन लेने के बाद रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट जाता है, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा कम हो जाती है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी घट जाता है। और इतना घटता है कि सल्फर के बाद सेलेनियम, फिर टेलोरियम और इसके बाद ऑक्सीजन आता है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी अपने पीरियड में अपने ग्रुप में सबसे कम चला जाता है, निगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी। निगेटिव इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी ऑक्सीजन का सबसे कम होता है अपने ग्रुप में, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा होता है, रिपल्सन ज्यादा हो जाता है, स्टेबिलिटी उसकी घट जाती है। तो बिल्कुल सही है, सल्फर सेलेनियम टेलोरियम से भी छोटा होता है, कम होता है। ये भी ऑर्डर सही है आपको। सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन एंड सल्फर में सेकेंड आना बिल्कुल सही है। देखो जरा सा, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का और क्लोरीन का है, सबका सेकंड पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकाल के बात करेंगे। इसमें 2p1 होगा, इसमें 2p2 होगा, इसमें 2p3 होगा, इसमें 2p4 होगा। इधर से इधर जाते हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो इसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, इसका इससे ज्यादा होगा, लेकिन सल्फर और क्लोरीन में p3 है, p4 है, तो एडजेसेंट एलिमेंट का ज्यादा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन और सबसे ज्यादा सल्फर का होगा। ये बिल्कुल सही ऑप्शन दिया है, सबसे कम सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन, फिर सल्फर। सल्फर का ज्यादा है, सेकेंड आयनाइजेशन क्योंकि p3 है और ये p4 है, p3 का ज्यादा होगा, p4 का कम हो जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी H2- Cl- पोटेशियम प्लस K+। अब देखो यहाँ पे H2- Cl- पोटेशियम प्लस और कैल्शियम +2, ये सबके सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। कैसे हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा,
और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा, बढ़ जाएगा इसमें। तो इसमें जेड इफेक्टिव इसमें है 16, इसमें 17, इसमें 19, इसमें 20, प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। इसमें आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ही उल्टा दे दिया है, ये गलत है, ये बिल्कुल ऑर्डर उल्टा दिया है, इसका ऑर्डर ये होना चाहिए था, ठीक है, तब हो जाता, सही है। इनकरेक्ट ही पूछा है तो इनकरेक्ट कौन हो जाएगा, फोर्थ। 53 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपको, क्वेश्चन नंबर 54। सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द ओरिजिनल सॉल्यूशन फॉर कैटायनिक एनालिसिस। ठीक है, देखो ओरिजिनल सॉल्यूशन के लिए जब हम लोग ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते हैं, ये सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है। ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के बाद पता है क्या होता है, कोई भी सॉल्ट को लीजिए और जिस स्टेज पे पूरा सॉल्ट अगर मुझे सॉल्युबल हो जाएगा तो बोल देंगे कि इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया है। जैसे बाय द वे हम सॉल्ट लिए और इसमें हम लोग पानी डाले, पहले कोल्ड वाटर, टैप वाटर, सॉल्युबल हो गया तो बोलेगी लो ये ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया है। अगर नहीं सॉल्युबल है तो इसमें हॉट वाटर डालेंगे, अब तब देखेंगे सॉल्युबल है कि नहीं है। अगर उसमें भी सॉल्युबल नहीं है गर्म करने के बाद भी तो डाइल्यूट HCl डालेंगे, फिर भी सॉल्युबल नहीं है तो कॉन्क HCl डालेंगे, फिर भी सॉल्युबल नहीं है तो HNO3 डालेंगे, फिर भी सॉल्युबल नहीं है तो एक्वा AJ डालेंगे, फिर भी सॉल्युबल नहीं है तो फेंक देंगे, क्योंकि सॉल्यूशन बिकम द सॉल्ट इज इनसॉल्युबल, नहीं होगा। तो ये सॉल्यूशन बनाते समय, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाते समय हम लोग H2SO4 का यूज नहीं करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि कुछ सॉल्ट होंगे ना जो सल्फेट के साथ PPT बना लेते हैं, सल्फेट के साथ PPT बनाते हैं। कौन कौन से, तो इसको याद करना पड़ेगा, सल्फेट के साथ कौन कौन से PPT बनाते हैं। शराब पीकर सारे बाराती हो गए पागल, शराब पीकर सारे बाराती हो गए पागल, तो आपको याद करना पड़ेगा सल्फेट के साथ सारे सल्फेट सॉल्युबल होते हैं, सारे बाराती पागल, इसमें ये सारे बाराती पागल, ये सब क्या होते हैं, ये PPT बना लेते हैं। PPT कैल्शियम तो PPT बॉर्डर लाइन सॉल्युबिलिटी है सल्फेट के साथ, कैल्शियम का सल्फेट के साथ सॉल्युबिलिटी बॉर्डर लाइन होता है। लेकिन लेड और बैरियम ये PPT बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कोई लेना देना नहीं है, पुअर इससे कोई लेना देना नहीं है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट से कोई लेना देना नहीं है। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करेगा तो फिर सॉल्युबिलिटी होगी ही नहीं। अगर लेड का कोई कंपाउंड होगा, डाइल्यूट H2SO4 डाल दिए तो PPT बना लेगा, तो PPT बना तो फिर सॉल्युबल कहां से बनेगा, सॉल्युबल नहीं बने तो फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन की बात हम लोग करेंगे नहीं। तो इसीलिए ये लोग दिक्कत करते हैं कि डाइल्यूट H2SO4 आप मत यूज कीजिए। फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन डाइल्यूट H2SO4 नहीं यूज किया जाता है, या H2SO4 नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि ये प्रेसिपिटेट बना सकते हैं कुछ केटायन के साथ। जो गिवन हमारा ग्रुप का केटायन होता है उसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन कर सकते हैं लोग, इसलिए नहीं यूज किया जाता है। तो 54 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। When pyrolusite is fused, pyrolusite MnO2 होता है, is fused with caustic soda, caustic potash KOH हो जाता है, caustic potash KOH is the presence of KNO3। फ्यूज के मतलब होता है हीट करना, जब इसको हीट करेंगे तो पोटेशियम नाइट्रेट दे देगा और O2 दे देगा। और ये प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट का एक प्रोसेस है आपका। ये दोनों, ये O2 का सोर्स मिल गया, ये O2 से ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीडाइज होकर MnO4 माइनस बना लेता है, और MnO4 माइनस, MnO4 माइनस पोटेशियम मैग्नेट होता है, स्टेबल ओनली इन द बेसिक मीडियम। जैसे ही इसको आप एसिडिफाई करेंगे, इट विल कन्वर्ट इनटू MnO4 माइनस, पर्पल कलर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका कलर ग्रीन होता है, ठीक है। देन ए डार्क ग्रीन प्रोडक्ट X इज फॉर्म्ड, X क्या बनेगा, K2MnO4, X क्या बनेगा, K2MnO4, which gets disproportionate in a neutral और एसिडिक मीडियम। वही डिस्प्रपोर्शनेट करेगा न्यूट्रल मीडियम में, डिस्प्रपोर्शनेट करेगा एसिडिक मीडियम में, कि MnO4 माइनस प्लस MnO2 बनाता है, ये +7 में चला जाता है, +4 में चला जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट कर गया। टू गिव डार्क पर्पल प्रोडक्ट Y, ये डार्क पर्पल यही है, KMnO4, X एंड Y रिस्पेक्टिवली। तो X और Y तो बहुत आसान क्वेश्चन है, K2MnO4 एंड KMnO4, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट का डार्क ग्रीन कलर एंड पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है हमारा। तो 56 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग बॉन्ड ऑर्डर 2 among the given molecule are, ठीक है, C2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेना, O2, Be2, Li2, Ne2, N2, He2। इलेक्ट्रॉन लिखना 12, 16, 8, 6,
20, 14, 4। बॉन्ड ऑर्डर 12 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 2, 16 वाले का भी 2, 8 वाले का 0, 6 वाले का 1, 20 वाले को 0, 14 वाला 3, 4 वाला 0। हम देखिए पीटी का केमिकल बॉन्डिंग का एमओटी का जाके देखिए, 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 14 से 8 तक जाइए बॉन्ड ऑर्डर 2, 0.5, 0.5, 0.5 घटते चले आइए, और 14 से 20 तक जाइए 0.5, 0.5 घटते चले आइए, 0 तक चले आइएगा। इस ट्रिक से आप चलिए, आपको सारे का निकल जाएगा। पूछा है क्या कि बॉन्ड ऑर्डर 2 किसका है, तो 2 है C2 का और O2 का, तो आंसर क्या चला जाएगा, नंबर पूछा है तो नंबर इसका 2 ऐसे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है। कौन कौन से, C2NO2, पहला ही दोनों है, तो इसलिए 62 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 63, द ब्राउनिंग टेस्ट फॉर द NO2 minus and NO3 minus is due to the formation of a complex ion with the formula। ब्राउनिंग टेस्ट में ब्राउनिंग का फॉर्मूला पूछा है, तो ब्राउनिंग का फॉर्मूला क्या हो जाता है, FeH2O का होल 5 NO SO4, यही तो ब्राउनिंग है ना। इसमें NO3 माइनस या NO2 माइनस Fe+2 के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, तो Fe ऑक्सीडाइज होता है Fe+3 में, और ये लोग रिड्यूस होते हैं +5 या +3 से, इनका रिडक्शन होता है, इन दोनों भाइयों का इनका रिडक्शन होता है, और Fe+2 ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडेशन होता है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। यही NO कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, इसमें Fe के बजाय +1, NO के बजाय +1। ठीक है, यही ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स का फार्मूला है, तो फार्मूला ही पूछा है। देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये तो नहीं, H2O6 इसमें दिया, गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। +2 यही SO4 के जगह पे लिखा हुआ है +2, SO4 अगर नहीं लिखता इसको हटा देते, यहाँ पे +2 आ जाता, तो 63 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 65, द कॉम्प्लेक्स आयन विच डू नॉट शो एनी GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन नहीं शो करेगा, तो देखो इसमें MA4B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है, ये तो GI शो करेगा नहीं, कौन कौन सा, एक BB यहाँ पे रख लो, A यहाँ पे रख लो, और एक BB सिस पे रख लो, A, ये ट्रांसफॉर्म है और ये सिस फॉर्म है, ये GI शो करेगा। ये भी करेगा, पता है सब बच्चे को, फेसियल एंड मेरिडोनियल, फेस एंड मर 2 आइसोमर शो करेगा। MA नहीं करेगा, दिस विल नॉट शो द GI। MA5B टाइप के कॉम्प्लेक्स, नो GI, इसमें एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल, दूसरा पॉसिबल ही नहीं है, इसमें तो बिल्कुल करेगा। अब Cl को यहाँ पे रखिए, N को यहाँ पे रखिए, N को यहाँ पे रखिए। एक और पॉसिबिलिटी है कि Cl को यहाँ पे रखिए, इथाइलिन डाइएमीन को यहाँ पे रखिए। ए ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर है, ए ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर है, तो इसका मिरर इमेज भी ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा। दो बाइडेंटेट सिस ओरिएंटेशन पे ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है, 3 बाइडेंटेट ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है ना। तो 2 बाइडेंटेट का सिस ओरिएंटेशन हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में रिपल्सन थोड़ा बढ़ जाता है, गोज आउट ऑफ द प्लेन, इसलिए रिपल्सन, इसमें POS होने का चांस खत्म हो जाता है। तो कौन नहीं शो करेगा, कौन नहीं शो कर रहा है, थर्ड, इसे 64 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 66, द आयन प्रेजेंट इन द नेस्लर्स रिएजेंट, नेस्लर्स रिएजेंट बाबू होता है KOH प्लस K2HgI4, यही है। तो Hg+2 तो, लेकिन Hg+2 यहाँ फ्री थोड़े मिल सकता है, ये तो वो है ना, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आयन थोड़े मिल पाता है, डिसोसिएट नहीं हो सकता, गलत है। Hgi4 माइनस ना, गलत है, Hgi4 2 माइनस में मिलना चाहिए, 1 माइनस थोड़े मिलेगा, 2 माइनस। Hgi2 नहीं, ये भी गलत है, Hg2 ये भी गलत है, तो इसमें सब गलत है, इसको सुधारेंगे तो ये सही हो सकता है, Hgi4 2 माइनस, ये सही हो जाएगा। इसमें थोड़ा 2 माइनस कर दीजिए, फिर आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यही आपका है नेस्लर्स रिएजेंट, एक्वस बेसिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट 2 को बोलते हैं हम लोग नेस्लर्स रिएजेंट। तो 66 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। थोड़ा सा इसमें सुधारना है, -1 की जगह पे -2 कर देना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 इन द वेट टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस केटायंस बाय प्रेसिपिटेशन विच ट्रांजिशन एलिमेंट केटायन डज नॉट बिलोंग्स टू ग्रुप 4th। अच्छा, ग्रुप 4th, तो आपको ये पूरा ग्रुप याद करना पड़ेगा। सॉल्ट एनालिसिस का वीडियो देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा।
ग्रुप फोर्थ पूरा ग्रुप के कैटायन का, एक तो कैटायन के लिए ड्राई टेस्ट करते हैं जिसमें हम लोग पहले क्वेश्चन पे किए थे, फ्लेम टेस्ट, बोरेक्स बीट टेस्ट, फॉस्फोट बीट टेस्ट, कोबाल्ट नाइट्रेट, चारकोल कैविटी टेस्ट, ये सब ड्राई टेस्ट होते हैं कैटायन के एनालिसिस के लिए। और वेट टेस्ट में होते हैं कि इसका पहला पूरा चार्ट बनाइए, ग्रुप को डिवाइड कीजिए, इसके ग्रुप रिएजेंट कौन से होते हैं, किस ग्रुप में कौन कौन से कैटायन होते हैं, कौन कौन से पीपीटी बनाएंगे इसमें, ठीक है। तो ग्रुप फोर्थ में होते हैं मंडे को जाना नहीं, मंडे को जाना नहीं, ये होते हैं ग्रुप फोर्थ के जो कैटायन होते हैं कौन कौन से, मंडे को जाना नहीं। ग्रुप वन में जैसे में आज हो गए पागल, ग्रुप टू में पंजाबी कुड़ी भी हो गई कैद, ग्रुप थ्री में फेंको करारे आलू, ग्रुप फोर्थ में मन को जाना नहीं, ग्रुप फिफ्थ में भारत सरकार, ग्रुप सिक्स में ना मांगो कश्मीर, ग्रुप सेवेंथ ग्रुप जीरो पीरियड जिसको अमोनियम आयन होता है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि ग्रुप डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप फोर्थ, तो जिंक तो है ना, आयरन नहीं है, तो इसलिए आयरन ही आंसर हो जाएगा हमारा। निकल भी है, कोबाल्ट भी है, निकल भी है, कोबाल्ट भी है, जिंक भी है, आयरन नहीं होता है। ग्रुप फोर्थ में आयरन नहीं पाया जाता, आयरन थर्ड में है, फेको करारे आलू, ये आयरन थर्ड में है सर, ग्रुप फोर्थ में नहीं है। तो इसलिए 70 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आयरन +3 डू नॉट बिलोंग टू ग्रुप फोर्थ, इट बिलोंग्स टू ग्रुप थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71, ये आसान सा क्वेश्चन है, कॉलम 1 कॉलम 2 से मैच करना है। ICL, आई और CL, इसमें तो लीनियर होगा, दिस इज लीनियर इन शेप। ICl3 आई, दो लोन पेयर, 1 2 3 4 5, एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, Cl Cl Cl, टी शेप, बेंट टी इसका ज्यादा अच्छा नाम होता है, बेंट टी शेप लेकिन चल जाएगा। ClF5 एक लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6, एक लोन पेयर, F F F F F क्लोरीन, स्क्वायर पिरामिडल, IF7 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, IF7 पेंटागोनल, ये लीनियर है, फोर्थ हो जाएगा इसका। ICl3 टी शेप है, फर्स्ट हो जाएगा। ClF5 स्क्वायर पिरामिडल है, सेकंड हो जाएगा। IF7 पेंटागोनल बाई पिरामिडल, थर्ड हो जाएगा। देख लिया जाए, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का थर्ड, थर्ड ऑप्शन करेक्ट लग रहा है हमको, देख लीजिए, मिला लीजिए। तो 71 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 75, ये सर्शन दे रहा है कॉपर +1 आयन इज कलरलेस वाइल क्यूप्रिक आयन इज ब्लू कलर्ड। बिल्कुल सही, कॉपर +1 में D10 है, ये कलर शो करने के लायक नहीं होते हैं, इसमें D9 है इसलिए कलर्ड होते हैं। कलर क्या होता है, ब्लू कलर का है, बिल्कुल सही है। क्यूप्रस आयन हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ना गलत है, क्यूप्रस आयन के पास कहाँ है, क्यूप्रस आयन के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्यूप्रिक आयन के पास ऐसा नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। असर्शन सही है, रीजन गलत है। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, थर्ड। 75 में ये तो सही है स्टेटमेंट लिखा है, कॉपर प्लस को अनपेयर्ड बोल रहा है, गलत है, कॉपर प्लस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, D10 है उसमें, तो इसीलिए 75 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अमोनियम सॉल्ट गिव्स ब्राउन कलर विथ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट टू फॉर्म आयोडाइड, बिल्कुल सही है। अमोनिया मतलब अमोनियम NH4+, अमोनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट K2HgIO4 एक कंपाउंड बनाता है HgO.HgNH2I और इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, आयोडाइड ऑफ मिलोन्स बेस, और एक कलर कैसा होता है इसका, ब्राउन। तो क्या पूछा है, नेस्लर टू गिव द टू फॉर्म द आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, बिल्कुल सही। द फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, मिलन्स बेस का फार्मूला पूछा, तो देख लो NH2HgONH2I, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा इसको और अरेंज करके लिखना चाहिए था तो ज्यादा अच्छा लगता, ये सही है, स्टेट यही है। NH2O नहीं है तो नहीं होगा, NH2OHgHgI ना, ये गलत है, ये भी ये तो हो नहीं सकता। फर्स्ट इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखा तो ज्यादा अच्छा रहता, NH2HgI HgO, ये सही ऑर्डर होता, तो यही लिखा है HgO NH2I NH2HgI, फॉर्मूला इसका यही बनता है HgO HgNH2I। 79 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 87,
assertion है acidified K2Cr2O7 is turned green when SO2 is passed through it। बिल्कुल सही है। K2Cr2O7 का जब हम SO2 से रिएक्शन करवाते हैं, मीडियम एसिडिक रखते हैं, तो ये ऑक्सीडाइज होता है SO4 माइनस में, और ये रिड्यूस होता है Cr+3 में, और यही Cr+3 सॉल्ट बनाता है Cr2SO4 का होल थ्राइस का, और इसी का कलर होता है ग्रीन। Cr+3 ग्रीन कलर के हो जाते हैं, तो इसी वजह से ग्रीन कलर शो करता है, जिसमें इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। क्या पूछ रहा है? इन दिस रिएक्शन SO2 एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही है। बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। बोथ A and R आर ट्रू एंड नहीं, ये सही है, फर्स्ट ही सही है, दोनों सही है, A और R दोनों सही है, और SO2 एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तभी जाके Cr+6 Cr+3 में जा रहा है, रिड्यूस कर रहा है वो, ठीक है ना, तभी जाके उसका कलर कैसा बन रहा है? ग्रीन कलर आ रहा है। तो इसीलिए दोनों करेक्ट भी है और इसको एक्सप्लेनेशन भी सही है, तो इसलिए 87 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 89 पोटेशियम थायोसाइनाइट के थायोसाइनेट HCN react with ferric chloride FeCl3 to give the, तो देखो ये रिएक्शन करके FeHCN का होल 6, अगर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा तो -3 देगा, और नहीं तो अगर FeCl3 है फेरिक क्लोराइड तो FeHCN का होल थ्राइस भी देगा, काम चला सकता है। अगर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा तो आयरन का +3 में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और इसका कलर होता है ब्लड रेड। दिस इज ब्लड रेड इन कलर, कलर पूछा है तो कलर विल बी ब्लड रेड। तो 89 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 95। एक कंपाउंड रिएक्ट विथ HCl टू गिव B + HNO3, B रिएक्ट विथ किया इन द येलो PPT देता है, ठीक है। तो पूछा आइडेंटिफाई ए क्या होगा, ए क्या होगा? तो देखो जरा सा, यहाँ पे सबके सब नाइट्रेट है, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रेट होगा भी क्योंकि ये नाइट्रेट सॉल्ट है, HCl से HNO3 बनाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, रिएक्शन ऑलवेज मूव फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग टू वीक। लेकिन यहाँ पे सॉल्ट क्या होगा, ये सॉल्ट कौन सा होगा ये बताएगा। येलो PPT कौन होता है? देखो तो PbI का भी कलर येलो होता है, PbI2 का भी कलर कैसा होता है? येलो, और AgI का भी कलर कैसा होता है? येलो, ठीक है ना, दोनों का कलर येलो होता है, ये भी येलो है, PbI2 भी येलो है और AgI भी, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क येलो होता है, ये डार्क येलो होता है, ये लाइट येलो होता है, ठीक है। क्या आइडेंटिफाई ये, तो ये में दोनों काम कर सकता है, Pb भी काम कर सकता है और Ag भी काम कर सकता है, लेकिन ज्यादा अगर अच्छा ऑप्शन माना जाए ना तो मैं तो AgNO3 को मानूंगा, इसलिए क्योंकि अगर आप AgNO3 लेंगे और HCl बनाएंगे तो क्या बन जाएगा इसमें? तो AgNO3 ले लिए तो AgCl बन जाएगा प्लस HNO3 बन जाएगा, और AgCl का जब रिएक्शन आप Ki से करवाएंगे तो ये बन जाएगा AgI प्लस KCl, AgI प्लस KCl, ठीक है ना। तो इसमें अब Ag का जो हेलाइड एफिनिटी है और Ag का ज्यादा है, हेलाइड एफिनिटी Ag का बहुत ज्यादा होता है, और Pb+2 का हेलाइड एफिनिटी थोड़ा कम होता है, Pb+2 का हेलाइड एफिनिटी कम होता है, तो हेलोजन के प्रति जो ज्यादा अट्रैक्शन होगा ना, ये Pb के कंपेरिजन में ज्यादा अट्रैक्ट करेगा Ag, और इसीलिए Ag ज्यादा प्रीफर किया जाएगा इन कंपेरिजन टू Pb, ठीक है ना, इसलिए सही ऑप्शन जाना चाहिए इसमें। ऐसे दोनों ऑप्शन, दोनों येलो PPT, ये भी येलो देता है और ये भी येलो PPT देता है, दोनों येलो PPT देते हैं, लेकिन सिल्वर का हेलाइड एफिनिटी ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू लेड का +2 का हेलाइड एफिनिटी उतना अच्छा नहीं जितना कि सिल्वर का है, इसलिए सिल्वर ज्यादा प्रीफर करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, 97 ड्यूरिंग द बोरेक्स बीट टेस्ट CuSO4, देखो बोरेक्स बीट टेस्ट में ना बोरेक्स को हीट क्या आता है Na2B4O7.10H2O, पहले इसको इनिशियल हीट करो लो टेम्परेचर पे तो Na2B4O7 बनाता है और ये स्वेल्स अप, थोड़ा सा फूल जाता है, जब पानी निकलता है ना तो थोड़ा फूलता है उसमें, फिर जब इसको आगे हीट करो तो सोडियम मेटाबोरेट दे देता है NaBO2 और साथ में B2O3, और इसी का ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड होता है, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड होता है।
अब एक किसी से भी रिएक्शन करके ना इसी बीट पे कलर चढ़ता है, जो भी कलर होता है इसी बीट पे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में लेंगे तो एक कलर देगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में लेंगे तो एक कलर देगा, इसी पे लेके सारा कलर इस पे चढ़ते रहता है, ठीक है। तो जैसे बाय द वे हम किसी का भी ले लें तो इसी का, जैसे कोबाल्ट का ले लें, COO ऑक्साइड ले लें, अभी इसमें बोरेक्स बीट टेस्ट करवाएंगे तो यही B2O3 से रिएक्शन करेगा और B2O3 से BO का होल ट्वाइस, BO2 का होल ट्वाइस बना लेता है, BO2 माइनस, ये कलर बनाता है और इसी का कलर होता है ब्लू। तो जो रिएक्शन करता है ना BO2 माइनस रिएक्शन करता है, किसी भी केटायन के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो BO2 माइनस से रिएक्शन करेगा। तो कॉपर के साथ रिएक्शन करता है, कॉपर सल्फेट में BO2 माइनस का कॉपर सल्फेट में BO2 माइनस का रिएक्शन करवा दीजिए। वैसे B2O3 रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड क्या बनाएगा, CU BO2 का होल ट्वाइस, क्योंकि माइनस में साथ यही कंपाउंड बनेगा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो 97 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, बस यहीं तक क्वेश्चन था हमारा। दिस इज ऑल अबाउट योर इनऑर्गेनिक क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।